Assalamu alaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your course instructor. तो बच्चों मैट्रिक मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 वेरिएशंस जिसके हम एमसीक्यूज के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज आपके पास बन सकते हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम वेरिएशंस में देखेंगे बच्चों। जैसे कि स्टूडेंट्स वेरिएशन का मतलब बेसिकली आपके पास होता क्या है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि वेरिएशन कहा कैसे जाता है, तो स्टूडेंट्स वेरिएशन कहा जाता है चेंज को। वेरिएशन कहा जाता है स्टूडेंट्स चेंज को। ठीक है स्टूडेंट, वेरिएशन जो है मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसकी प्राइस विद द टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। तो वेरिएशंस के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के वेरिएशंस आते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वेरिएशन के अंदर जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा वेरिएशन के अंदर, वो कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, पहले हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक जो वेरिएशन के अंदर हमारे पास आता है बच्चों, वो हमारे पास है रेशो। वो हमारे पास है बेटा रेशो। अगर हम रेशो की डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो रेशो की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ होता है, बेसिकली इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी, relation of one quantity to another, one quantity to another of the same kind। बच्चों रेशो बेसिकली कहा जाता है, रेशो जो है स्टूडेंट्स वो रिलेशन को कहा जाता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ जब रिलेशन होता है बेटा। लेकिन याद रखिएगा इसमें सेम काइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आपने दो टर्म ली हैं तो वो दोनों जो है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 200 ग्राम रेशो और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 kg, तो सर ये आपके पास रेशो में काउंट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है 200 ग्राम, तो जो 4 kg है ना, इसको भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट होगा? ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। तो जब यूनिट सेम होगी तब जो है ये वाली चीज बेटा रेशो में काउंट होगी, क्योंकि ये दो एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रेशो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह रेशो को आप ए रेशो बी को इस तरह भी शो कर सकते हैं, ए अपॉन बी। ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा रेशो की, ये जो रेशो की फर्स्ट टर्म है बेटा, रेशो की जो फर्स्ट टर्म है, ये दो टर्म्स है आपके पास, ये दो क्या है? टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो रेशो की फर्स्ट टर्म को बेटा हम कहते हैं एंटीसीडेंट। हम क्या कहते हैं बेटा? एंटीसीडेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह बेटा रेशो की जो सेकंड टर्म है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं हम रेशो की सेकंड टर्म को। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना स्टूडेंट्स आपके पास रेशो की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज है। आपके पास रेशो की क्या है स्टूडेंट्स? मजीद प्रॉपर्टीज है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों, आइए हम देखते हैं कि हमारे पास रेशो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो में क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है ए रेशो बी, तो ए रेशो बी का अगर आप डुप्लीकेट रेशो निकालोगे बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। यानी सिंपली डुप्लीकेट रेशो में आपने स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है बेटा? स्क्वायर करना होता है किसमें? डुप्लीकेट रेशो में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने लिखा 4a + 9, 4a रेशो 9b।
इसको अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालूंगा इसका, तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16, ए का करूंगा ए स्क्वायर, ठीक है, और 9 का करूंगा 81 बी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आंसर आ गया है बेटा, ये डुप्लीकेट रेशियो आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास? डुप्लीकेट रेशियो आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स एक आपके पास होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। एक आपके पास होता है बेटा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करते हैं, क्यूब करते हैं बेटा। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्यूब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाली एग्जाम्पल लें कि आपको दिया हुआ है ए रेशो बी, अगर ए रेशो बी को आपने ट्रिप्लीकेट रेशो पर अप्लाई करना है बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्यूब रेशो बी क्यूब, ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल लें हम, जैसे मैंने लिखा 2a रेशो 4b, और इसको अगर आप ट्रिप्लीकेट रेशो बनाना चाहोगे तो 2 का क्यूब होगा 8 और a का हो जाएगा 8a क्यूब रेशो 4 का क्यूब होगा 64 और b का क्यूब होगा 64b क्यूब। तो ये आपने निकाला है बेसिकली ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या निकाला है स्टूडेंट्स? ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक आपके पास होता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। और सब डुप्लीकेट रेशो में बेटा, सब डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर रूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है ए रेशो बी, अगर क्या लिखा हुआ है ए रेशो बी, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 रेशो बी की पावर 1/2। एक और एग्जाम्पल ले लो। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 16a स्क्वायर रेशो 9b स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट करना है। तो बेटा 16 का रूट करोगे आएगा 4 और ये रहा a, इसी तरह 9 का करोगे ये आएगा 3b, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट में बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? स्क्वायर रूट आ जाता है। ये मैंने जितने भी आपको रेशो बताए अभी, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो, तो बेटा ये आपके पास रेशो की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको अभी रेशो बता दिया था। और अब बेटा मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रोपोर्शन पे। इस पर बात करने वाला हूं बेटा प्रोपोर्शन। जब प्रोपोर्शन क्या होता है आइए जरा देखें। प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या करते हैं हम? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में बेसिकली आपके पास क्या होता है? इक्वालिटी। अगर मैं आपसे बात करूं इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस is called proportion, is called proportion, ठीक है। यानी आपसे क्या बात हुई बेटा कि दो रेशो की अगर इक्वालिटी हो जाए, ठीक है, यानी रेशो को अगर डबल कर लिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शन बन जाएगा। जैसे देखो ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, ये दोनों जो आपके पास रेशो हैं, एक ये रेशो है एक ये रेशो है, इन दोनों को इक्वल इक्वल कर लिया है। क्या कर लिया? इक्वल। ये जो ये डबल रेशो ना, ये रेशो और ये रेशो, इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो क्या बनेगा? प्रोपोर्शन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अब रेशो प्रोपोर्शन के आपके पास कुछ थ्योरम्स है बेटा। प्रोपोर्शन के आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? कुछ थ्योरम्स हैं। आइए मैं उन थ्योरम्स पे आपसे बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन पे बात करें, किस पे बात करें? थर्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखें, अभी मैं आपसे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन
मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे बात करने वाला हूँ। सही है। अब मिसाल के तौर पे एक चीज और देख लें आप। एक होता है जैसे अगर आपके पास कोई भी प्रोपोर्शन है जिसमें आपके पास 4 क्वांटिटीज हैं। कितनी? 4 क्वांटिटीज। जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जैसे हमारे पास है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। सही है। अब अगर हमें मुझे बताना हो बेटा इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, तो बेटा ये देखो, ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है ना, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये जो मिडिल वाले दो होते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं आपसे थर्ड प्रोपोर्शन की। किसकी बात करता हूं स्टूडेंट्स? थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता हूं। ठीक है। देखें, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट, जरा देखें, आप गौर से देखिएगा। अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इफ थ्री क्वांटिटीज A, B and C are related as A ratio B proportion B ratio C। लेकिन जब थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, उसमें अगर 3 क्वांटिटीज होंगी तो ये जो मिडिल वाली वैल्यू है रिपीट होगी। क्या होगी बेटा? रिपीट होगी। और ये जो C है ना, C, ये जो C आपका है बेटा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड प्रोपोर्शन है। अब एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 6,12, 6,12 और मैंने आपसे कहा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, ये फाइंड करो भाई। आपने कहा सर इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखें ये कैसे सॉल्व होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये जो ये आपके पास 2 क्वांटिटीज दी हुई है, कितनी? 2, 6 और 12। तो याद रखिएगा जो सेकंड वाली क्वांटिटी होगी वो रिपीट होगी। ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व के लिए देखें कैसे लिखा, 6:12। और ये जो सेकंड क्वांटिटी है इसको रिपीट करा आपने, प्रोपोर्शन 12। और आखिरी में कोई भी अल्फाबेट ले लें, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x। ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में सेकंड वाली वैल्यू को रिपीट करें और फिर कर दें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे 6 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 6x, 12 को 12 से कराएंगे 144 और x निकालेंगे 144 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 624 जा। तो x कितना आ गया बेटा? 24। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आंसर आ गया? थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ प्रोपोर्शनल की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स क्या होता है, आइए जरा देखें। फोर्थ प्रोपोर्शनल में अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इफ फोर क्वांटिटीज A, B and C, D, A, B, C and D, तो इसमें से जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा ना, वो ये होगा D। ये लास्ट वाला आपके पास क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5,8,15। ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है बेटा। अब आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लो पहले, 5:8
प्रोपोर्शनल 15 और चौथा है नहीं तो उसे कह दो x। ठीक है, और जो चौथे का आंसर आएगा x का वही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 5 को x से करोगे ये आ जाएगा 5x, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 120। और x निकालना है तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 5, 5 वन जा 5, 24 जा, x कितना आ गया 24 आ गया। तो ये आपके पास क्या था बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल था स्टूडेंट्स, क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और अब मैं आपसे बात करने वाला हूं मीन प्रोपोर्शनल की। किसकी बात करने वाला हूं, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है जरा देखें आप। मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है भाई, अगर आपके पास क्वांटिटीज मौजूद है तीन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ थ्री क्वांटिटीज, if three quantities A, B and C are related as, तो ये हो रहा है A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C। तो मीन कहते हैं ये मिडिल वाला, तो ये जो B है ना ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, मीन प्रोपोर्शनल होगा। कि एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल की। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल है, ये देखें 20,45 और आपसे कह रहे हैं फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है, 20 और 45 को आकर में लिखें, रेशो x प्रोपोर्शन x। तो जो दो क्वांटिटी दी जाएगी वो फर्स्ट और लास्ट में लिखिएगा, बीच वालों को सपोज कर लीजिएगा, और बाकी वही करना है। ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 45 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 900। फिर स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट, तो x आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 30। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, मीन प्रोपोर्शनल था, जिसमें मिडिल वाली दोनों वैल्यूज को आप लेट करते हो x। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में लास्ट वाली को लेट करते हो और थर्ड प्रोपोर्शनल में भी लास्ट वाली को लेट करते हो, लेकिन जो सेकंड वाली वैल्यूज को रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बताता हूं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है आइए देख लें। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं थ्री क्वांटिटीज की बात करूं, इफ थ्री क्वांटिटीज, if three quantities A, B and C are related as, जैसे A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। और इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो A है ना, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो B है ना बेटा, ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है, इसको टर्म हटा के प्रोपोर्शन ही कह दो। ठीक है, और ये जो C है आपके पास बेटा, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फर्स्ट प्रोपोर्शन को कंबाइन कर लें तो बन जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्योंकि यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज है इसीलिए यहाँ पे तीन ही बने। अगर यहाँ पे फोर क्वांटिटीज होती तो वो जो डी होता
वो आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ, प्रोपोर्शन पे कुछ थ्योरम्स अप्लाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो फर्स्ट आपके पास है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो क्या होता है स्टूडेंट, देखें बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, अगर आप इस पे इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे, अगर आप इस पे इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी, यानी इन्वर्ट हो गया, ए रेशो बी था इन्वर्ट हो गया क्या हो गया बी रेशो ए, सी रेशो डी था इन्वर्ट होके हो गया डी रेशो सी। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हो सकती है, मिसाल के तौर पर दिया मैंने 4:3 इक्वल टू 7:11, और अगर इस पे आप इन्वर्टेंडो अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3:4 इक्वल टू 11:7। ठीक है, तो ये जो आपने थ्योरम देखा ये कौन सा था बेटा, इन्वर्टेंडो था, सही है। इसी तरह एक और थ्योरम देखें आप, एक आपके पास है ऑल्टरनेंडो। अब देखें जरा ऑल्टरनेंडो क्या है भाई, ऑल्टरनेंडो में होता ये है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ऑल्टरनेंडो। अब ऑल्टरनेंडो में होता ये है स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है, और अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं ऑल्टरनेंडो तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी। ठीक है, यानी ए रेशो सी और बी रेशो डी, ये ऑल्टरनेंडो हो जाएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8:5 इक्वल टू 3:9, तो बेटा अगर मैं इस पे ऑल्टरनेंडो अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8:3 इक्वल टू 5:9। ठीक है, इसी तरह बेटा, इसी तरह नंबर 3 पे देखें, एक और आपके पास थ्योरम होता है जो कि होता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, अब कॉम्पोनेंडो भी वही है कि अगर आपके पास इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, अगर आप इस पे कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हो बेटा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ए रेशो ए प्लस बी, एक ही बात होती है, और सी रेशो सी प्लस डी अपॉन करके लिखा है बस। तो ये कॉम्पोनेंटो में प्लस होता है, ये बात याद रखनी है आपने। और अगर मैं डिवाइडेंडो की बात करूं तो इसमें माइनस होता है, इसमें क्या होता है बेटा, माइनस होता है। सही है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा बेटा तो ये आपके पास देखिए नीचे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तो ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी रेशो बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो ए माइनस बी इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे बेटा,
अगर आप कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो को क्या करोगे, कंबाइन करके लिखोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको कहा जाए कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, इसको कंबाइन करके लिखो, और ये दिया हुआ कंडीशन में बस ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो बेटा इस पे जब कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो दोनों अप्लाई करोगे एक साथ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरम्स मौजूद थे जिसमें आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, थ्योर बेसिकली प्रोपोर्शन मौजूद थे, इस पे आपको अप्लाई करना था प्रोपोर्शन के थ्योरम्स। इसके अलावा कुछ मजीद क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास क्वांटिटीज गिवन होती हैं बेटा। क्या गिवन होती हैं, क्वांटिटीज गिवन होती हैं, और आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, की वैल्यू निकालनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन से एग्जांपल से समझा देता हूँ, इससे आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है 1, 9, x एंड 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा आपने लिखा 1:9 प्रोपोर्शन x:45। ठीक है, अब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। 45 को 1 से करोगे 45, x को 9 से करोगे 9x, 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 दा 9 5 दा, तो बेटा x कितना आ रहा है 5। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं किसमें, एमसीक्यूज में। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जितनी चीजें अभी बताई हैं वेरिएशन के चैप्टर में बेटा, ये सब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आखिरी बात भी सुन लें कि अगर आपको कहा जाए 150 ग्राम रेशो 3 kg, तो बेटा याद रखिएगा मैंने आपको कहा था रेशो में हमेशा सेम यूनिट होती है, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम होगा। तो आप 150 ग्राम करें और केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। अब आप इसका 150 को जब आप 3000 से बेटा सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे अगर हम 0 से 0 कैंसिल करें, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, तो ये आ रहा है 1/20, 1/20। ये आपका फाइनल क्या हुआ स्टूडेंट्स, आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा लेक्चर था, ये आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स वेरिएशन के चैप्टर के एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।